Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और आप सब मुझे कहते हैं यानी पब्लिक मुझे कहती है सोहावसल। और आज चुके गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से इट्स फ्राइडे, तो आपको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। होपफुली कि आपका वीक बेहतरीन गुजरा होगा, लेकिन वीकेंड को मजीद अच्छा बनाने के लिए लेट्स प्लान समथिंग। और प्लान के लिए पहले प्री प्लान करना पड़ता है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के दिन उठ के अपना वीकेंड ज़बरदस्त से बनाने के लिए आप ज़रूर कुछ अच्छा प्लान करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा गुमान करेंगे, अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीकेंड का क्या प्लान है मुझसे हरमीत पाजी का, वो जानने के लिए वी हैव टू गो इस्लामाबाद। तो चलो जी इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। योर डर्टी फेलो टुडे। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे आज ज़्यादा चेहरा आपका इसलिए खिला है कि जुमे का दिन है, और जुमे का दिन वैसे मुबारक दिन भी है। सो बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि जैसे जैसे सैटरडे एंड संडे का पता चलता है कि भैया सैटरडे संडे आ रहा है, तो फिर सबकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं या तो रेस्ट किया जाए या कहीं ना आस पास निकला जाए। हाँ, लास्ट वाला वीकेंड मेरा ठंडे इलाकों में गुजरा, लेकिन इस बार थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा एक्टिविटी इस्लामाबाद में ही रहेगी। सो छुट्टियां हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचें, अच्छा करें, अच्छा खाएं और ज़्यादा सेहत का ख्याल रखें, जितना भी हो सके वॉक शॉक करें। ज़्यादा रेस्ट भी अच्छा नहीं है वैसे। और कोशिश करें कि वीकेंड पे सूरजमुखी का फूल लगे, बिकॉज अगर आप इंस्पायर है हरमीत पाजी से तो आज येलो कलर पहन के डर्टी फेलो फील दे रहे हैं ऑन स्क्रीन। बट ऑल दो यस, कलर्स आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, वो आपके लिबास में हो, आपकी सोच में हो या आपके दिल में हो। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और रंगीन करने के लिए, कोशिश जितनी आप कर सकते हैं आप करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिससे मेरे ख्याल से प्रोग्राम का और अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन हैप्पीनेस। मत किया करें दूसरों पर लाए, अपने आप को खुद खुश किया करें, खुद तैयार हुआ करें, अच्छे रंग पहना करें, अपनी तारीफ खुद किया करें और अपने आप से बहुत सारा प्यार किया करें। यही बेस्ट वे है खुश रहने के लिए। जनाब प्रोग्राम सबसे बड़ी खूबसूरत बात आपने की, बिल्कुल ठीक है मीत। और आपको पता है हमने इसी थॉट के साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ करना है, पता नहीं आँख में क्या चला गया। बट ऑल दो प्रोग्राम में हमने अगर आज के दिन की बात करें तो आज का दिन हरमीत अगर अगस्त की बात करें 4 अगस्त, जो कि 5 अगस्त की मुनासबत से आपको पता है कल हमारा शो नहीं था, तो योम इस्तेहसाल कश्मीर का जो हमने कल सेगमेंट किया था। और आज अगर हम अगस्त के पहले 10 दिनों की बात करें, 14 अगस्त तक की बात करें, चूँकि ये आज़ादी का पूरा मंथ है, तो हर एक तारीख़ किसी न किसी वाक़े से किसी न किसी दिन से मंसूब है। 4 अगस्त की अगर हरमीत हम बात करें तो यौम शहदाए पुलिस जो है वो मनाया जाता है, और खराज अक़ीदत खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ तक़रीब जो है वो मुल्क भर में उसका इनेकाद किया जाता है। और शहदा के कब्रों पर जाकर हाज़री दी जाती है, फ़ातिहा ख़्वानी की जाती है, फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। और हमीद अपनी मुसल्लह फ़ौज का हम हमेशा ज़िक्र करते हैं, वो बर्री हो, बहरी हो, हवाई हो या फ़ज़ाई हो या फ़ौजी हो, हम देखते हैं हमेशा हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ एंगल से। लेकिन हम बात करें अगर पुलिस की हरमीत, हम्मा वक्त आपकी ईद हो, त्यौहार हो, कोई अच्छा दिन हो, कोई बुरा दिन हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो या कोई खुशी का एक त्यौहार हो, आप इन्हें हमेशा ऑन ड्यूटी देखते हैं। जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी पर मामूर होते हैं, पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम देके थाने में मौजूद होते हैं कि बर वक्त कोई ना कोई कार्रवाई कर सके अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या आपके घर या मोहल्ले में पेश आ जाए। तो ये लोग जिन्हें हम पुलिस कहते हैं, जिन्हें हम एलीट कहते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सोहा के उमूमन हम तारीफ़ या तनकीद जो है वो हम करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बड़े ईमानदार हमने देखे हैं, और ऐसे कांस्टेबल लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक हमने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान के नजराने भी उन्होंने पेश किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर अगर हम देखें पुलिस का जब जिक्र आता है तो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र ना हो, मेरे ख्याल में ये फिर जो शोधा अगर हम देखें वहाँ एक तवील लिस्ट आपके पास है, क्योंकि हमने जब शुरुआत हुई खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहाँ पे हमेशा हमने खुदकुश बम ब्लास्ट वहाँ पे होते हुए देखे। हमने देखा कि गली कूचों में, और जब सुबह होती थी तो हम देखते थे कि अखबार की जो रेड कैप्शन होती थी वो 300 और 200 इस तरह के लोग जो है सिविलियन, उसके साथ साथ पुलिस एहलकार जो हैं उनकी शहादत की खबरें हुआ करती थी। और मैंने बहुत सारे पुलिस एहलकारों को, बल्कि मुझे याद है कि मेरे गांव में हमारे जानने वाले थे, तैनात थे, SHO थे और ताज बहादुर उनका नाम था। और उसी तरह जब उनको मैंने देखा कि मटा चौक पर उन पर खुदकुश हमला हुआ, और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे। इसी तरह बहुत सारे नौजवान मैंने देखे सवात से, और
और शांगला के नौजवान मैंने देखे, इसी तरह दीगर जो बुनेर का इलाका है वहाँ पे मैंने देखे, पिशावर के देखे, चारसदा सवाबी के लोग मैंने देखे, और उन्होंने जिस तरीके से जान के नजराने पेश किए और सिर्फ ताकि सिविलियन को जो है उनको महफूज बनाया जाए। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि आज हमेशा हम ट्रिब्यूट तो दीगर इदारों को करते हैं, लेकिन उन पुलिस एहलकारों को जो ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि हम जब पुलिस का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो एक धब्बा बन जाते हैं एक इदारे पर, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो आज भी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हैं। तो यकीनन आज का दिन शोधाए पुलिस का दिन है और हम पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हरमीत, अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने प्रोग्राम में इस रिपोर्ट को आपको दिखाने से पहले इस बात को बहुत एम्फेसाइज़ करने की कोशिश की कि हमेशा इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी मसल्ह फ़ौज को हम हमेशा खराज अक़ीदत, खराज तहसीन और शहदा की बात करते हैं, लेकिन ये गिला जो है वो इनके ख़ानदान की जानिब से हमेशा किया जाता है कि जो हमारी पुलिस है और उनके ख़ानदान जो हैं उनकी कुर्बानियों को इतना ज़्यादा हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, हमारी पीरू फोर्स हो, एलीट फोर्स हो, डॉल्फिन स्क्वाड हो, इस तरह के जितने स्क्वाड्स जो कि पुलिस के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जो कि सिविलियंस की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और अपनी जान का नजराना भी कुर्बान करते हैं। तो ये वतन पर जान निसार करने वाले शहदा हैं, पाकिस्तान की बहादुर सपूत हैं, और इन्हें आज के दिन यानी यौम शहदा पर हम सलाम पेश करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और चूँकि कुछ अच्छी और पाकिस्तान के अच्छे और पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करने वाली जो खबरें होती हैं वो यकीनन पाकिस्तान का प्राउड होती हैं, और उसको हम चुन चुन के ढूंढ के इसलिए लेके आते हैं ताकि आपको बताएं कि चाहे वो खेल का मैदान हो, हरमीत वो फिल्म इंडस्ट्री हो, या कोई भी ऐसा मैदान हो, पाकिस्तानी ग्रेजुअली पूरी दुनिया में हर मैदान में अपनी टैलेंट का लोहा जो है वो मनवा रहे हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो लॉलीवुड के हमेशा हमने ग्राफ को अप करने के लिए देखा है कि हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, स्टार्स भरपूर काम करते हैं, और यही जो एक किरदार जो है वो हया फातिमा ने भी अदा किया है। चूँकि पहले तो उनको ऑस्कर मिल चुका है, हिदायतकार हैं पाकिस्तान की बड़ी, और बड़े लोगों के साथ काम भी किया उन्होंने, और अपने आप को मनवाने के लिए एक लंबा अरसा तोगोतोड़ कोशिश और जद्दोजहद के बाद उनको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। और आपको पता है हरमीत, ऑस्कर अवार्ड जो है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है एंड पीपल विल लव टू सी, और उनके बाद आपको पता है पूरी दुनिया में ऑस्कर अवार्ड जिन लोगों को मिल जाता है वो ऐसे सर्टिफाइड और क्रेडिफाइड हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ हमने देखी है कि चाहे वो लॉलीवुड की इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, ड्रामा इंडस्ट्री तो पहले से हमारी उसने अपनी जो धाग है वो बिठाई हुई है, और पूरी दुनिया में वो ड्रामे देखे भी जाते हैं। और खासकर एक तरफ हम देखते हैं कि जब भी फिल्म और ड्रामे का जिक्र आता है तो हमारे पड़ोस में फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो उन्होंने पूरी दुनिया पे अपनी एक छाप बिठाई है, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री आज भी ज़बरदस्त तरीके से जारी। फिर अगर हम फिल्म की बात करें तो इस जैसे नौजवान जो हैं, नौजवान लड़कियां लड़के, हम देखते हैं कि जिस तरह वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उनकी हिदायतकारी को अगर आप देखें, प्रोडक्शन को देखें, एक नई सोच, एक नई जिद्दत के साथ वो मैदान में उतरे। और फिर अगर आप देखें कि ऑस्कर अवार्ड के लिए आप नॉमिनेट हो जाते हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो जो कैटेगरी है वो बड़े मुख्तलिफ मराहल से गुजरना होता है, मुख्तलिफ मराहल से ये फिल्म गुजरती है, आपका स्क्रिप्ट देखा जाता है, आपकी स्क्रीनिंग देखी जाती है, आपने एक शॉट किस किस एंगल से लिया है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नौजवान इस मैदान में हैं। और फिर बड़ी बात यह है कि माजी में कभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है इसका उरूज था, फिर हमने माजी में उसके बाद देखा जो जवाल हुआ, और आजकल हम देख रहे हैं कि जो नए नौजवान आ रहे हैं, और फिर आपने ये देखा कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्क्रीन्स पर हमारी फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और फिर इन जैसे छोटे छोटे यानी यंग जो यूनिवर्सिटी से निकले नहीं होते हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, और फिर वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। आपने देखोगे गुज़श्ता साल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी उसमें शामिल थे, और ISPR की जानिब से भी जो है ISPR का जो डिपार्टमेंट है वो भी इसमें शामिल था। और हमने देखा कि बहुत सारे टैलेंटेड नौजवान जो मुख्तलिफ शहरों से, और फिर उनको मजीद जो है कोशिश यही की जा रही थी कि इनको ज़्यादा पॉलिश किया जाए, तो मुख्तलिफ ममालिक उनको भेजा गया और स्कॉलरशिप पे भेजा गया। लेकिन इनकी बात की जाए तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। और हरमीत, ऐसी बच्चियों की तो हम बात करते हैं कि वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और इस तरह का टैलेंट रखते हैं, वो काम तो करते हैं, लेकिन हया फातिमा का एक और क्रेडिट भी है। हरमीत, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं पूरा पिक्टोरियल एक व्यू जो हमने आपको पूरी मूवी का दिखाने की कोशिश की है, बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हया फातिमा ने जिस चीज़ को टच करने की कोशिश की है वो है बेसिकली उनका जो पूरी फिल्म है, फिल्म का नाम है एज दे कैन रन फार अवे।
तो ये जो मूवी है बेसिकली मेरे ख्याल से मैंने सही प्रोनाउंस नहीं किया, एज फॉर दे कैन रन, क्योंकि मूवी का नाम सही लेना हरमीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वही तो क्रेडिट है हर चीज़ का। लेकिन जो इन बच्चों पर ये बेस्ड है, और वो बच्चे बेसिकली उनका ताल्लुक है मीरपुर ख़ास से, और वो है स्पेशल चिल्ड्रन, मतलब जहनी माजूरी का शिकार वो बच्चे जो सही से सोच नहीं सकते। लेकिन आप देखिए कि आप कहीं भी, आपका अगर जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है, तो कहा जाता है कि खेल का मैदान वाहिद वो चीज़ है जो आपकी जहनी तवाज़ुन को भी दुरुस्त करता है और आपकी जिस्मानी तवाज़ुन को भी दुरुस्त रखता है। तो वो बच्चे जो जहनी माजूरी का शिकार है, उनको खिलाड़ी बनाने के लिए, स्पोर्ट्समैनशिप सिखाने के लिए, उनको ज़िंदगी के एक ट्रैक पे लेके आने के लिए ये मूवी बेस्ड करती है उन तमाम बच्चों पे जो जहनी दबाव का और जहनी बीमारी का शिकार होते हैं। उनको सिखाना, पढ़ाना और फिर उसके बाद एक खिलाड़ी बनाकर उनको किस तरह से, अच्छा एक और बच्ची जिसने एक्टिंग की है बेसिकली इस पूरी मूवी में, वो स्पेशल ओलंपिक्स में जीत कर भी आ चुकी है। हरमीत, हमारे शो में भी आपको याद होगा एक ऐसे बच्चा था जिसका हमने इंटरव्यू किया था जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में जीत कर आया था। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट है, अच्छा वैसे सुहा, एक और चीज जो आपने देखी ना कि अगर हम बाहर दुनिया की बात करते हैं, बाहर फिल्म इंडस्ट्री या शॉर्ट फिल्म की अगर हम बात करें, तो एक चीज हमने उधर देखी है कि जो कैरेक्टर है, यानी अगर डॉक्टर का कैरेक्टर है वो डॉक्टर से ही निभाया जाएगा, बनाए वो जो कैरेक्टर है उसमें वो डॉक्टर को ही फिट किया जाएगा, और चाहे वो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्टर ही वो करते हैं, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है और समझाया जाता है। और अगर आप इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें उसी चाइल्ड से ये सारा कुछ कराना यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर आप मोटिवेट करते हैं उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं माजूरी का शिकार है, जो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं और जो कहीं ना कहीं मायूस हैं, और वो मायूसी को आप बदल लेते हैं उम्मीदी में, और नाउमीदी उम्मीदी में जब बदल जाए तो भाई आप कमाल कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही जो है उनका अवार्ड है। इंस्टाग्राम स्टोरी जो है उसमें उन्होंने ये क्रेडिट पाकिस्तान के नाम किया और पाकिस्तान के साथ शेयर किया। सो आई थॉट कि हमें भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ और ख़बर जिसने हमें अफसरदा किए रखा, अगर हम चेयरमैन PCB एजाज भट्ट साहब की बात करें तो वो क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक लंबे अरसे से वो अलील भी थे, 85 साल उनकी उम्र थी। और अगर हम उनके करियर की बात करें, उनके लाइफ क्रेडिट्स की बात करें तो 2008 से लेकर 2011 तक चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यानी PCB के वो चेयरमैन रहे। और एक उनकी ज़िंदगी अगर हरमीत अगर उस दौर को देखा जाए तो ऑब्वियसली हमने बहुत सारे ज़बरदस्त खिलाड़ी, बहुत सारा बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन उस दौर में निकाला है, तो ये क्रेडिट भी उनकी ज़िंदगी को जाता है। लेकिन आज वो हम सब में नहीं है। और चूँकि आपने दुरुस्त फरमाया कि जाते जाते जब आप कुछ कर जाते हैं और अपने मुल्क के नाम कर जाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आज अगर उनको हम याद करने तो उनके उस किरदार की वजह से उन्होंने जो काम किया क्रिकेट के हवाले से, और आपको याद होगा वो लम्हात, वो खुशियों की जो लम्हात थे, और हम पूरे पाकिस्तानी जिन सब की नज़रें स्क्रीन पर थी। और जब हमने देखा यूनुस खान उस वक्त जो है कैप्टन थे 2020 के, और फिर जिस तरह पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता था और वो सेलिब्रेशन जो थी वो भी टेलीविजन की स्क्रीन पर हम सब ने देखी थी, तो एजाज साहब को ही क्रेडिट जा रहा था। और अगर हम देखें जो सिलेक्शन थी, दीगर मामला थे, और उसमें भी कोई शक नहीं कि उस वक्त भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी हमारे मुल्क के हवाले से, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने काम किए। और आपने दुरुस्त बात की कि ऐसे लोग वाकई में अपने काम की वजह से अमर हो जाते हैं जिनको फिर रहती दुनिया तक याद रखा जाता है। तो यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जाना तो है। वो ज़िंदगी जो है जब तक आप हैं, इसके बाद मौत का भी एक सफ़र है वो आपने तय करना होता है। तो हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उनकी जो है जन्नत उनको अता फरमाए, उनकी माफ़रत फरमाए, और उनके ख़ानदान को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। होपफुली आपने अपने दिन का बेहतरीन तरीके से आगाज़ तो कर लिया होगा, लेकिन आपके दिन को और मज़ीद इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव बनाने के लिए वी हैव अ डोज, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक का आज का डोज। पहला डोज बहुत ज़्यादा हरमीत इस तरह का है कि आपको अपनी किस्मत पे एतबार और करना चाहिए, या रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपने सुना ना देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो ये जो सीन है ना ये ऑन हो गया भारत में। आपको मैं बताती हूँ, बल्कि ये खबर तो आपने बहुत वायरल देखी होगी, लेकिन मुझे ये खबर देखकर बहुत खुशी हुई है और इस चीज़ का अंदाज़ा है कि येस किस्मत कहीं भी किसी भी वक्त आप पे मेहरबान हो सकती है। खाकरूब ख़वातीन जो कि बेसिकली घर घर जाकर कूड़ा उठाती हैं। अब ये ख़वातीन जो है इन्होंने क्या किया, यकीन करें इनके पास 25 रुपए नहीं थे। खातून जिसको ये आइडिया आया उसके पास 25 रुपए भी नहीं थे। उसने अपनी जैसी ख़वातीन जो है उन्हें कहा कि भी आप 25 रुपए दें, हम कोई टिकट ख़रीदते हैं लॉटरी का। एंड गेस व्हाट,
लॉटरी का टिकट खरीदा और 10 करोड़ रुपए जीत लिए, जो कि टैक्स कटने के बाद 63 लाख ईच आएगा। मतलब एक बंदी को 63 लाख मिलेगा। और आपको पता है कि ये इतना पॉजिटिव जेस्चर उनका अगले दिन ही था कि ये खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गई कि ये लॉटरी जीतने के बाद अगले दिन वो सारी काम पे आई हैं अपने झाड़ू पकड़ के, और घर घर जाके कूड़ा भी उठाया। उन्होंने कहा इसी काम से सब कुछ हुआ है तो इस काम को हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या किस्मत पाई है बॉस। बात आपने तो की है कि मुझे याद है कि मेरे सामने 2 स्टोरी ऐसी गुजरी हैं जो भाई आप जब भी जाती हैं गिलगित बल्तिस्तान की ओर और शाहराह जो है रेशम, वहाँ पे आप देखें ना राइट साइड पे आपको एक बहुत बड़ी हवेली नजर आएगी। वहाँ पे जब वो खुदाई कर रहे थे, गरीब लोग थे, ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर बनाना था और जो मिला वहां से उनको खजाना और उसमें सोने के सिक्के थे, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की हवेली बनाई। इसी तरह मुझे याद है कोलमपुर में एक शख्स इसी तरह, वो भी खाकरोब था, लेकिन वहां पे उसने ज्यादा उस पर ये भी आप कह सकते कि ईमानदारी का भूत सवार था। 1 लाख रिंगिट उसको कहाँ से मिले? कूड़ेदान से मिले। और फिर उसने जाके गवर्नमेंट की जो खजाना है उसमें जमा करा दी कि नहीं, ये मैं नहीं दे सकता, किसी और की हैं। सो बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब रब देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के। जैकपॉट निकला है इन खवातीन का और ये बड़ी खुश है इस हवाले से और बड़ी वायरल है पूरी दुनिया में। तो ट्राई अगेन एंड अगेन वाली जो पॉलिसी है ना, वो आप अपनी किस्मत के साथ करते रहे, मतलब रिस्क लेते रहे और किस्मत को आजमाते रहे। हो सकता है कभी ना कभी आप भी किस्मत के धनी हो ही जाएं, तो कोई ना कोई आपका भी जैकपॉट निकला है और आप भी दिन में बस अमीर हो जाएं। ऑल दो, लेकिन इसके लिए अब अगली खबर जो है ना उस पर हमें जाना होगा, बिकॉज अगली खबर जो है ना उसके 2-3 पर्सपेक्टिव है। बहुत सारी खबरें हैं, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी क्विकली आपको सारी इंटरेस्टिंग खबरें दे दें। ये खबर जो है बेसिकली सवाबी से है। अब ये सवाबी में ये जो बैल मुकाबला होता है, वैसे तो ये इसको जलसा कहा जाता है हरमीत, बल्कि आपको ज़्यादा इसलिए भी पता होगा बिकॉज इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे इलाकों में होती हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ खास तौर पर होते हैं। वहाँ पर वैसे सवाबी के इलाके में और भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि बड़े मुनफरिद और पुराने हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो ये रहत मुकाबला होता है जो कि बेसिकली बैल मुकाबला भी इसको कहते हैं, जहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक के बैल दौड़े लगाते हैं। मतलब कोई ये आम बैल नहीं है जिसको आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं ये आम है, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। बड़े ख़ास और उनकी ब्रीड बड़ी ख़ास होती है, इनको रखा बड़े अच्छे तरीके से जाता है। अच्छा वैसे वो लग भी बहुत प्यारे रहे ना, मतलब ना वो उनको भारी। एक और चीज़ सवाबी के बारे में, एक और चीज़ आपको बताऊं, सवाबी के मर्दान के अड्डे से या पिशावर के अड्डे से जब आप गुजरते हैं ना तो आपको वैसे ही पता चलता है कि शख्स जो है इसका ताल्लुक सवाबी से है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ कुक्कड़ पालने का बड़ा शौक होता है लोगों को और बड़ा ख्याल भी रखा जाता है, एंजॉय भी उसको करते हैं, उसकी फाइट भी होती है और महंगे दामों बेचते भी हैं। सो वहाँ पे ये चीज़ें हमने बड़ी ज़्यादा देखी और चाहे आपने बैल के हवाले से और दीगर जानवर के हवाले से, तो लोग ने बड़े शौक से पाल लेते, बड़ा ख्याल भी रखा जाता है। और फिर इस किस्म के मुकाबले भी होते हैं, छोटे मोटे होते हैं लेकिन वो बड़े मज़े की भी होते हैं। लेकिन आपको पता है हरमीत, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो जनाब 3, अच्छा वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस तो हर जगह 3 ही होती हैं। तो ये 3 पोजीशंस जो हैं इस पर बैल जो है, जो पहला बैल जिसने चक्कर लगाया, बेसिकली एक मीटर्स की जो रेस होती है इसको कहा जा सकता है, चक्कर लगाने होते हैं और जो इस कम से कम टाइम में ज़्यादा चक्कर लगा लेगा वो बैल जो है वो जीत जाएगा। अब एक बैल ने 166 चक्कर लगाए, एक ने 165 और एक ने 167। तो देखिए मार्जिन कितना कम है ना, कितना ट्रेंड किया होता है इन तमाम बैल को। तो ये जो आप देख रहे हैं राट, इसमें ये चक्कर लगाते हैं, तेज से दौड़ते हैं और ये आम तरीके से आपने देखा अक्सर बैल ऐसे होते हैं कि उनको लाल कपड़ा दिखाओ तो वो जो है वो दौड़ लगाते हैं। एक ढोल स्पेसिफिक बजता है जिससे ये मुकाबला शुरू होता है। फिर इसमें पोजीशन होल्डर्स बैल होते हैं, उनको इनाम भी दिया जाता है और उनको सारा साल इस जलसे के लिए तैयार किया जाता है। और बड़ी तादाद में आप देखें इर्द गिर्द जो लोग हैं वो एक मेले का सा समा है और वो इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस मुकाबले को। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत पुरानी हुआ करती थी। आप कहाँ शहर में इस तरह की एक्टिविटीज़ देखते होंगे? तो हमने सोचा कि आपको चले गुड मॉर्निंग पब्लिक की स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि जी ये पुराने ज़माने की एक्टिविटीज़ अभी भी सवाबी के इस इलाके में हो रही हैं। ऑल दो आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर पर स्विच करते हैं फौरी तौर पर। जुलाई को हरमीत दुनिया का सबसे गर्म तरीन महीना कहा गया है अब तक, जुलाई की अगर हम बात करें। लेकिन गेस व्हाट, इस खबर के बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। अब मैं ये देखती हूँ कि हरमीत पाजी कौन सा पर्सपेक्टिव इसमें से उठाते हैं। ऑल दो सेव द चिल्ड्रन जो तंजीम है हरमीत, उसको यहाँ पर ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका कहना ये है कि चूँकि गर्म तरीन महीना है, जैसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते थे तो साइंसदानों का कहना ये है कि अब ये ग्लोबल बॉयलिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो हामला ख़वातीन जो हैं उनके बच्चे की पैदाइश से लेके प्री मेच्योर डिलीवरी, डेड डिलीवरी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि ख़वातीन को फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप इस मौसम में या इस महीने में ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ों को करते हैं। तो जनाब भी ज़रा ख्याल रखें थोड़ा सा।
हाथ थोड़ा रखें और ख़वातीन की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है, तो उनका भी बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली ख़बर जो हमने आपको देनी है, बेसिकली हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको दिखानी होती है। अब ये आपको जो परिंदा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, गेस करें कि ये कौन सा परिंदा है। अमित जी आप गेस करें, फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस हवाले से गेस कर लेंगे कि ये परिंदा कौन सा है। वैसे अगर आप शाम या अंधेरे में इसको इसी तरह देखें, जो मनाजिर हमें दिख रहे हैं वैसे बड़ा खौफनाक सब लग रहा है, लेकिन लग रहा है भैया मोर। मोर लग नहीं रहा, ये मोर ही है। लेकिन मोर की आपको पता है मशहूर होने की बहुत सारी वजूहात है हरमीत। हम मोर को इतने खूबसूरत पर की वजह से, मतलब आपको पता है घरों में भी उसके पर बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। मुझे तो बहुत शौक था बचपन में किताब में रखने का। आपको याद होगा कि किताब में रखने से कहते पर और बदसूरत पाँव की वजह से, वैसे दुरुस्त फरमाया। और बिल्कुल कहते हैं ना कि मोर नाचते नाचते रोज आता है, रोज कितना आता है। खूबसूरत बनाया रब ने मुझे, लेकिन ये पाँव जो है ना भैया ये कुछ अच्छे नहीं, ये मुझे अफसरदा और परेशान कर देते हैं। लेकिन मोर के पर तो आपको पता है बड़े मशहूर है हरमीत जी। बचपन में हम किताबों में बहुत रखा करते थे कि किताबों में रखेंगे तो ये दो हो जाएंगे। इस तरह की मिसकंसेप्शन हमें बचपन में काफ़ी सिखाई पढ़ाई जाती थी। बट ऑल दो मजे की थी। मोर एक परिंदा है, आप जानते हैं। कहा जाता है कि ये वो परिंदा जो ज़मीन से ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं करता, और हमने इसको ज़्यादा कभी इतना उड़ता या परवाज़ भरता देखा भी नहीं है। लेकिन ये देखें ना, हम आपको क्या मनासिर दिखा रहे हैं, मोर की तवील परवाज़। और मोर इतना ऊंचा कैसे उड़ सकता है? भाई उड़ सकता है, परिंदा है, लेकिन नॉर्मली हम ये कंसीडर करते हैं कि बस ज़मीन से। वैसे ये व्यू अगर आप देखें ना, बिल्कुल हॉरर मूवी का लग रहा है कि भैया कौन सा इंसान जैसे हम देखते हैं ना कि मुख्तलिफ किस्म के इंसान उड़ा और किसी पर भी हमला कर सकता है। लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने मोर को नाचते हुए देखा है, मोर को गुनगुनाते हुए हल्का फुल्का देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि मोर इतना भाई उड़ भी सकता है, वो भी इतनी ऊंचाई पर। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ बर्ड्स और उनकी फिर मुख्तलिफ चीज़ें जब सामने आती, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हटकर सामने आती हैं तो फिर यकीनन वो थोड़ा सा हैरान कुन होती हैं और मज़े की भी होती हैं। वैसे देखें तो मज़े का भी। और आपको पता है हरमीत, अगर हम इस मोर की बात करें, ऑब्वियसली जब वो खूबसूरत से अपने पर फैलाता है, नाचता है और चार चांद लग जाते हैं उसकी खूबसूरती को। और फिर अगर हम सफ़ेद मोर की बात करें हरमीत, वो हम कैसे भूल सकते हैं ना। मतलब सफ़ेद मोर भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, उसकी भी एक अपनी ग्रेस है। और आप देखो चिड़ियाघर में या घरों में ख़ास तौर पे खूबसूरती की अलामत इसको समझा भी जाता है, और हम बहुत ज़्यादा देखते भी हैं इसको, बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। बट ऑल दो उड़ता मोर आपने कभी नहीं देखा होगा, तो चलिए हमने कहा आपको दिखा देते हैं इसको। और इस वीडियो के मिलियन में व्यूज़ है, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप देख सकते हैं। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 12 अगस्त रात 12 बजे असम्बलिया तहलील होने की मुद्दत ख़त्म होने का आखिरी दिन, आखिरी तारीख है। लेकिन असम्बलिया तहलील करने की बात की जाए तो मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बलिया तहलील करने का जो हुकूमत ने कहा था उसकी तारीख जो है वो दे दी है, और वो तारीख है 9 अगस्त। लेकिन असम्बलिया तहलील होने के साथ इलेक्शंस बर वक्त होंगे, लिमिटेड टाइम के अंदर होंगे या नहीं होंगे, या ताख़ीर होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ हल्कों में डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ताख़ीर की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से एक और बयान भी सामने आया जिसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की श्योरिटी ले दी कि येस इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। और वो ये कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे। नई मरदमशुमारी होगी तो मतलब नई हल्का बंदियाँ भी होंगी। नई मरदमशुमारी मतलब मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास भी। तो क्या फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अगर ये काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है या नई मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात होते हैं तो 4 से 6 हफ्ते इलेक्शंस के इस 90 दिन के बाद भी लग सकते हैं। तो अल्टीमेटली बज़ाहिर देखने में यही आ रहा है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। खैर इस पर हम बात कर लेते हैं। कवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास रीजंस की बात करें तो अगर नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने की बात की जा रही है तो फिर नई हल्काबंदियाँ भी होंगी। हमारे पास क्या क्या रीजंस हैं कि अगर इंतखाबात डिले होते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रीजंस वी हैव? देखा जी, जो इलेक्शन में जो ताखीरी का जो सबब बना है वो महकमा शुमारियात डिवीजन ने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी हतमी जो है गजट नोटिफिकेशन करवाने के लिए रिपोर्ट पेश करें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बार बार हुकूमत को ये कहता रहा, सरजनश करता रहा कि ना 30 मार्च से पहले आप मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी करवा दें ताकि हम वक्त मुकर्रर पर हल्का बंदियाँ करवा के इंतखाबात करवाने में सरफुर हो जाएं। लेकिन महकमा शुमारियात की अपनी मजबूरियाँ थी, उसका जवाब तो खुद ही देने के मजाज हैं, जिसकी बना पर आज ये नौबत आई है कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं
और 9 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो रही हैं और अभी तक मरदमशुमारी का जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसका फैसला नहीं हो रहा। लेकिन आज की खबर के मुताबिक अपना मुश्तरका वफादात कौंसिल का इजलास कल हो रहा है, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला पेश होंगे जी जी। और आप अपने हुकूमतों के रिकमेंडेशन पेश करेंगे। लेकिन पंजाब का और केपी का कोई मसला नहीं है, वो जी। सिंध और बलूचिस्तान का मसला है। वहाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर कल फैसला हो जाता है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया जाए उनकी सिफारिशात पर, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 1 का सब सेक्शन 5 के तहत आज से 9 हल्का बदिया कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। अब ये कल फैसला हो जाएगा। अगर ये मुश्तरका वफादात कौंसिल का कल फैसला नहीं होता और फिर पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे तो वो वक्त मुक़र्रर पे हो जाए, उसमें कोई किसी और दिलशाद साहब, किस्म का अगर हम बात देखें, आप से जानना चाहेंगे सर, अगर हम देखें, हमने निगरान सेटअप को देखा जिस तरीके से वो तूल पकड़ रहा है, फिर हमने से पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्म होता रहा, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ आता रहा, आपको नहीं लगता इस सारी सिचुएशन को अगर आप देखें, पहले फंडिंग का बहाना बनाया गया हुकूमत की जानिब से, वहां पे हमने ये देखा कि उसी दूसरे दिन जो है मुख्तलिफ तरक्याती फंड्स के लिए जो है पैसे दिए गए, उससे ज्यादा 1 अरब से जायद जो है तकरीबन पैसे दिए गए, फिर उससे बाद दोबारा 151 अरब रुपया अभी दिया गया। इस सारी सूरत हाल में आपको नहीं लगता सर कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो वही कंट्रोवर्शियल भी कहीं ना कहीं बना? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका तज़िया बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी जो 30 अप्रैल को पंजाब और केपी में जो इंतखाबात होने थे उस पर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मतलूबा फंड जो 1 अरब रुपए थे वो देने से गुरेज किया और मसला पार्लियामेंट में चला गया। अब ये बताइए कि हुकूमत के जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत। दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है, तो उसके बाद दोबारा से हरमीत मेरे ख्याल से हमसे ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन के तमाम तरह इख्तियारात की बात करें तो उसमें हम ये कहाँ देखते हैं कि रीज़न्स जो हैं बेसिकली हरमीत, उसमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं इलेक्शंस के लिए? सोहा, अगर इलेक्शन जिस तरह कवर दिलशाद साहब अगर मौजूद है तो सवाल लाजमी था कि अगर हम देखें कि एक तरफ ये एक बहुत बड़ा इदारा है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और फिर जिस तरह बहाने बनाए गए, जिस तरह चीज़ों को सामने ला के खड़ा किया गया और फिर हमने दूसरे दिन उन चीज़ों को बदलते देखा, होना तो ये चाहिए था कि तौहीन का एक नोटिस जारी कर दिया जाता इस अकदार की तरफ कि भाई ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो हमने ये देखा, फिर हम ये देख रहे हैं कि निगरान सेटअप को अगर आप देखें एक गैर सियासी सेटअप होता है, लेकिन खुद जो पार्टी तर्जुमान थे जितने भी लोग हमने देखे हैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने के खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है ANP के कितने लोग शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के कितने शामिल हैं, मौलाना साहब के कितने 18 से ज्यादा लोग उनके शामिल हैं, एक बहुत बड़ी कैबिनेट बनी हुई है, फिर वहां के इख्तियारात का जिस तरीके से नाजायज फायदा और फिर जो कुछ हो रहा है की तैयारी भी तो देखिए ना कि इलेक्शंस को ये मेक श्योर करना कि ट्रांसपेरेंसी से हो जाए, इसके अलावा और बड़ी सारी प्रायोरिटीज़ हैं हमारी इंटरिम गवर्नमेंट की और उसको प्रोलॉन्ग करने की तैयारी भी हमारे सामने है बज़ाहिर। कमर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कहिए कि इस हवाले से कि अगर हम बार बार रीजंस की बात कर रहे हैं, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास अगर हो जाता है और अगर आप समझते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस या वो कंफर्मेशन कल तक आपके पास आ जाती है तो फिर तो इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, लेकिन सर नई मरदमशुमारी जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, नई मरदमशुमारी मतलब आपकी नई हल्का बंदियाँ भी, सर कितना टाइम टेकिंग होगा ये? अगर ये डिले होते भी हैं इलेक्शन जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? कहा जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते मजीद भी लग सकते हैं या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ये बहुत बड़ी बात आप फरमा रही हैं, ये बड़ा मसला दुरुस्त फरमा रही हैं आप। इस पे जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हम अपने तजर्बे की रोशनी में ये बात कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के भी अंदरूनी हल्कों से पता चल रहा है, वो ये है कि मामला ये जो हल्का बंदियाँ होंगी 3 महीने तो वैसे मिल गए इलेक्शन पाकिस्तान को 90 दिन, क्योंकि 9 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो रही है, 3 माह तो वैसे मिल गए कानूनी तौर पर। उसके आगे 3 महीने के लिए 3 महीने और आगे लगे। वो इस लिहाज से कि आप ये देखें कि 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और इसी तरह 600 के लगभग चारों सूबाई असम्बलियों की सूबाई नशिस्तें हैं। अब पूरे चारों सूबे आ गए, वफाक आ गया, वफाकी हुकूमत आ गई, वफाकी असम्बली आ गई, तो ये सारे देखे तकरीबन 900 के लगभग हमारी का हल्का बंदियां होनी है नशिस्तों पर
और ये हल्का बंदियाँ जो होती है ना, ये हमारे जो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच। आपने रिव्यू जो किया उसके मुताबिक हमें पता है कि 12 अगस्त को असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, लेकिन मुद्दत पूरी करने के साथ साथ 9 अगस्त को तहलील करने के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि तहलील करने की इंदिया जो है वो 9 को दे दिया गया है। लेकिन अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो वो अब भी एक सवालिया निशान ही है, जिसका कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में मुशावरत के बाद नाम सामने आ जाएगा, जिसका हमें भी इंतज़ार है। एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और प्रोग्राम में हमेशा हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसे सेगमेंट्स लेके आने की जो कि ना सिर्फ आपको गाइड करें बल्कि आपको अवेयर भी करें इस हवाले से भी आपने राइट और रॉन्ग की पहचान करके ही आगे निकलना है या आगे बढ़ना है। बट ऑल दो आजकल इस चीज़ की तमीज़ को हम काफ़ी भूल चुके हैं। यूनान का वाक़या हमें याद है और हम उसको काफ़ी अरसे तक अपने प्रोग्राम में या सोशल मीडिया पे याद भी करते रहे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं हरमीत। और अगर हम बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों के बाहर जाने की बात करें, खा वो स्टडीज़ के लिए जाना हो, कमाने के लिए जाना हो, रोज़गार के मौके तलाश करने के लिए जाना हो, तो आजकल देखने में ये आता है कि जैसे पिछले पूरे साल के और पिछले 2-3 सालों की बात करें तो एक बड़ी तादाद ब्रेन ड्रेन के तहत या सिर्फ कमाने की वजह से मुल्क से बाहर जाने को ही प्रेफर करती हैं। और फिर एक और अहम बात कि सही और गलत की तमीज़ किए बगैर बस बाय हुक और बाय क्रूक बच्चों को बाहर जाना होता है और वालिदैन को बाहर भेजना होता है। पर जितने भी नौजवानों से मिलेंगी, जैसे जैसे डिग्री यूनिवर्सिटी से लेते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है अब बाहर चला जाए। और आपने दोस्त फरमाया कि उसके लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया जाए वो हमने देखा, चाहे वो इलीगल हो और वो दुरुस्त समत में ना, और हमें भी देखा कि बड़े मसाइल का सामना भी उनको आगे करना होता है, लेकिन उन्होंने ठानी होती है। और आपने दोस्त फरमाया कि बहुत सारे नौजवान कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिश है और कहीं ना कहीं मुस्तकबिल के हवाले से हमें फिक्रमंद है वो। बिल्कुल ठीक, लेकिन उनकी फ़िक्र जो है वो इतने सारे पैसे लगाकर भी गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की नहीं होनी चाहिए। खैर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में और इसको आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने पैसे भी लगाने हैं और जायज़ और कानूनी तरीके से बाहर जाना है तो आपके लिए क्या पाथवे होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं, बहुत सारे एजेंट, बल्कि एजेंट माफिया जो है वो ख़ासतौर पर देहातों में, गाँव में और अब तो शहरों में भी एक मुनज़्ज़म निज़ाम बना के बैठे हैं जो कि ट्रैप करते हैं नौजवानों को भी और वालिदैन को भी। खैर, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। साकिब इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। साकिब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। साकिब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बताइएगा कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में और लोगों के लिए जो हमें स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं, वो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि बाहर जाकर ही हमारा फ्यूचर है, एक आसान और कानूनी तरीका क्या है पाकिस्तान में जो लोगों को मुश्किल लगता है और लोग फिर गैर कानूनी तरीके की तरफ जाते हैं? थैंक यू, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एंड वैलिड क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हजरात हैं जो बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो सबसे पहले इनको खुद उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, उसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए कि क्या जो भी पाथवे वो चूज़ करना चाह रहे हैं क्या वो वैलिड भी है कि नहीं। जैसे आपने बात की कि एजेंट माफिया पाकिस्तान में इन रिसेंट टाइम्स बहुत सरगर्म है, जो कि लोगों को मिसगाइड करता है और पैसे बटोरता है एंड दे मिस यूज देम। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको खुद स्टडी करें। अगर आपने जैसे यूनान का एक रेफरेंस दिया है, जो लोग बच के वापस आ गए हैं उनका जो भी फीडबैक आप अगर गौर से सुने तो यू नो दे आर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ा और एक रिस्क लिया जो कि दोनों साइड्स के लिए बहुत डिफिकल्ट और डेंजरस है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्टडी करनी चाहिए। साकिब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे नौजवान कोशिश करते हैं, उसमें थोड़े से कामयाब हो जाते हैं, कुछ नौजवान जो है दोबारा अप्लाई करते हैं, तीसरी मरतबा करते हैं, कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। गलतियां कहाँ से स्टूडेंट करते हैं बाजी? कौन से ऐसा तरीक़ाकार है जहाँ से जो इख्तियार नहीं करते जिसकी वजह से, और हालांकि उनकी डिग्रीज भी उनके पास अच्छी खासी होती हैं और तजुर्बा भी, मतलब गैर कानूनी तरीके तक पहुँचने तक जो हरमीत बात कर रहे हैं ना कि आप एक सही तरीका अपनाते हो, ट्राई करते हो, रिजेक्ट हो जाता है, फिर ट्राई करते हो, फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर तीसरी चौथी दफ़ा आप बाय हुक बाय क्रुक वाली सीन पे चले जाते हो कि नहीं बस जाना ही जाना है, जैसे मर्जी बस भेज दो। ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो जिस तरह मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट करूंगा, आपको स्टडी करनी चाहिए। हमारे लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है। अगर मैं उनको कहता हूं जी कि मुझे आप इतने पैसे दे दें, मैं आपको ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये चीज़ बहुत आम है, इट इज़ वेरी कॉमन। लेकिन आपको अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, आपको चीज़ों को स्टडी करनी चाहिए। ख़ास तौर पे पैसे देने से पहले आप लोग इस चीज़ को स्टडी करें,
अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग मार्केट में स्टडी के अलावा वर्क परमिट्स के ऊपर बड़ी बात करते हैं। अगर आपको वर्क परमिट किसी भी एजेंट की तरफ से ऑफर होता है तो काइंडली अगर आपको वर्क परमिट दिया जाता है आप उसको स्टडी करें कि जिस कंपनी का परमिट आया है क्या वो कंपनी वैलिड है, एग्जिस्ट करती है, टैक्स पेयर है, since how long that company is working in that category and country। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको स्टडी करें। जब तक आप उसको स्टडी नहीं करेंगे आपको कुछ पता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा साकिब, इस चीज़ को भी एड्रेस करें कि अगर मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि हम कोशिश करेंगे कि एक आसान और वैलिड तरीका कंपनी के अलावा भी जब आप जहाँ काम करते हैं, ये लोग जिन कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं, जहाँ से कंसल्टेशन लेते हैं, आपने कहा ठीक है आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी गलतियाँ जो हो जाती हैं एक बिल्कुल क्लियर वे में जिसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ वो किसी भी मुल्क का वीज़ा हो? मैं स्पेसिफिकली अगर एजुकेशन को लेके बात करूं तो उसमें जो रिजेक्शन की चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड हैं वो हैं कि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ बच्चे फेल करते हैं, एम्बेसी के इंटरव्यूज़ फेल करते हैं, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि उसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसको कैसे फुलफ़िल करना है। और फिर डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत रिवाज है, तो बेसिकली उससे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है कि यूनिवर्सिटीज़ एंड एम्बेसीज दे आर वेरीफाइंग दोज डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका रेफरेंस लेटर है या आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। साकिब, एक और चीज़ जो आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है, यानी हम जो देखते हैं, यानी स्टूडेंट लाइफ में सबने कोशिशें की होती है, बहुत सारे लोग कामयाब, बहुत से नाकाम हो जाते हैं, पर ये लैक ऑफ अवेयरनेस अगर देखा जाए तो बहुत है। क्या आपके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अवेयरनेस के हवाले से आप लोग क्या नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं? जी मैं बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। अवेयरनेस के हवाले से एडवोए जो बेसिकली माय कंपनी इज़, हम लोग सिंस 2019 वी इनिशिएटेड दिस इन पाकिस्तान। वी आर बेस्ड इन मैनचेस्टर बेसिकली। सो सिंस 2019 मैं और मेरी जो टीम है हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को जाके अवेयरनेस सेशंस देते रहे हैं। वी हैव अरेंज्ड मैनी स्टडी अब्रॉड एक्सपोज इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान सिंस 2019, इवन दो के अभी हमारी एक्सपो की जो सीरीज़ है वो अगस्त 19 से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम इस्लामाबाद। सो वी आर हिटिंग 6 to 7 डिफरेंट सिटीज़। तो वो जो एक्सपोज हैं उनको अरेंज करने का मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। खा वो हम लोग बेसिकली वी डील इन एजुकेशन, बट हमारे पास क्वेरीज आती हैं विजिट्स को भी लेके, वर्क को भी लेके, पीआर को भी लेके। तो हमारी जितनी भी नॉलेज है या एजुकेशन है हम उसके अकॉर्डिंगली लोगों को गाइड करते हैं। अब अवेयरनेस इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी की बात करें या आप एजुकेशन की बात करें, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट्स। साकिब, एक और चीज़, मैं बाहर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात की। बहुत सारे स्टूडेंट जो है, मेरे पास फ्लैट था तो खाली पड़ा होता था, बहुत सारे अक्सर आके एक 4-5 दिन गुजार के निकल जाते थे। जॉब उनको बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं, फिर वो जाते हैं बेचारे ख्वार होके, वहाँ से मायूस होके कहीं ना कहीं कुछ लौट आते हैं तो कोई ना कहीं कोई और जॉब पे लग जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे बाजी, क्या कौन से ऐसे इस वक्त अगर देखा अगर स्टूडेंट्स ने जाना है, बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रीस का कहा जाता है, बहुत सारे दीगर इलाके ऐसे कहा जाते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहिए कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पे अब वीज़ा जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आसान है और आने वाला जो मुस्तकबिल है अगर वो उसको सुनहरा बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं? मतलब सिलेक्शन बहुत मैटर करती है, बट चूज जहाँ रिजेक्शन कम हो। आजकल के टाइम में जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, उसकी वीज़ा पॉलिसीज़ थोड़ी लीनियंट हैं, उसकी वीज़ा रेशो एक्सेलेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, राइट। अगर हम इसमें बात करें ऑस्ट्रेलिया की, यूएसए, कनाडा की, देयर पॉलिसीज़ आर बिट स्ट्रिक्ट। और जहाँ आपने बात की कि स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे ऑड जॉब्स करते हैं, तो उसमें देखें सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें गलती हमारी साइड से ही शुरू हो जाती है, राइट। यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज आपको कहती हैं जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर बेसिकली योर फंड्स जो आपको कैरी करने हैं साथ टू मीट योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड योर फूड एंड योर रिमेनिंग फ़ी। हम लोग यहाँ पे उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वी आर नॉट कैरिंग दोज फंड्स अलॉन्ग विद दैम, राइट। तो इस वजह से ऐसे स्टूडेंट्स को दुश्वारी का सामना आता है, जो कि जिनका एम ये होता है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कमाएंगे, वहाँ से कमा के तो वहीं पे फीस देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जो आप वहाँ पे यू आर अलाउड पार्ट टाइम वर्क,
जो 20 आवर्स होता है, कुछ कंट्रीज़ में 40 भी कर दिया गया है। दोज आवर्स आर बेसिकली फॉर यू नो टू मीट योर लिविंग एक्सपेंसेस, जो कि डेली रूटीन में एक्सपेंसेस आ रहे हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू पे योर फी एंड योर rent you know from those you know the working hours. अच्छा साकिब, एक और चीज़ जिसको हमें लगता है कि हमें एड्रेस करना चाहिए, एक तो आप बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, फिर हम उनकी बात करते हैं जो कि मुलाजमत के मौके देखने के लिए जाना चाहते हैं, फिर एक परमानेंट रेजिडेंस का एक जो रुझान हमने पिछले चंद सालों में देखा है विद योर होल फैमिली, वो कहा जा रहा है कि आजकल अगर हम टर्की की बात करें, कनाडा की बात करें, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं ख़ासतौर पर PR के लिए। अगेन मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन ममालिक की एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो कि उन्होंने लॉन्च की है। मतलब मैंने जो अपने सर्कल में देखा है कि अगर आप इतने अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, वहाँ पे आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। इस हवाले से फैमिलीज़ को, जो लोग वाकई पैसे वाले हैं जो कि करना चाहते हैं ये चीज़ अप्लाई, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगेन मैं उसी बात को रिपीट करूँगा, जो आपने PR स्पेसिफिकली बात की, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, राइट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आयरलैंड ने पिछले दिनों में एक अपनी पॉलिसी लॉन्च की थी कि यू नो उनके वो इलाके जो कि बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड नहीं है या उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे अगर इफ़ यू आर बाइंग एनी प्रॉपर्टी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ PR, राइट। तो इसी तरह आपकी, जैसे आपने टर्की के हवाले से बात की, अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस कंट्री के लिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR। तो इस तरह की मुख्तलिफ जो हैं वो आती रहती हैं ऑप्शंस, लेकिन अगेन वही बात है कि आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन कंट्रीज़ की जो एम्बेसी की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आपके। साकिब पाजी, एक और चीज़ जो हम बात कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो आपको पता है कि जैसे बहुत सारे हादसा हमने देखे हैं और नौजवान आज भी अगर हम देखें लंबी लाइनों में बैठे इंतजार करें किसी न किसी तरीके से बाहर जाने के, और बाहर जाने का मकसद एक होता है कि स्टडी के साथ साथ कुछ कमा भी लिया जाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया जाए। पाजी, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अगर नौजवान स्टूडेंट वीज़े से जाते हैं और आपके थ्रू जाते हैं बाहर, फिर वो कौन से ममालिक की तरफ आप ज़्यादा तरजीह देंगे कि वहां जाके कहीं ना कहीं वो पढ़ भी सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमा भी सकते हैं? देखें, कमा तो आप हर कंट्री में ही सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आपको जो स्टूडेंट हैं स्पेसिफिकली उनको कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को चूज़ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर एम, ठीक है। आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, वट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी यू नो इन स्पेसिफिक कंट्री इन यूनिवर्सिटी, आप उसके बाद अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो किस कैटेगरी में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, मैं एक गारंटी से बात करता हूँ कि वो स्टूडेंट्स कभी भी फेल नहीं होते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब भी यू नो PR की तरफ मूव करना है या वर्क की तरफ प्रोफेशनल वे में मूव करना है, हमेशा अपनी जो कैटेगरी है उसको कैटेगराइज्ड करना है कि आपको मेडिकल में जाना चाहिए या आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप इस पे फोकस करें तो आपके लिए कंट्री शॉर्टलिस्ट करना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वो बिजनेस कैटेगरीज़ को या बिजनेस साइड के यू नो प्रोफेशनल जो वर्क के रास्ते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि दे हैव देयर ओन पीपल टू फैसिलिटेट देम इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द जॉब। तो IT का सेक्टर है, मेडिकल का सेक्टर है, इंजीनियरिंग का सेक्टर है। सो दीज आर द सेक्टर्स जहाँ पे एक मार्जिन मिल जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडजस्ट होने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ साकिब जिसको अगर हम इस तरह से कैटेगराइज करें कि स्कॉलरशिप ख़ास तौर पर, एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसा लगाकर कमाने के लिए या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, फिर वी हैव लाइक उन लोगों की भी एक लंबी लिस्ट है हमारे पास जो कि स्कॉलरशिप पे जाते भी हैं और जाना भी चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच अमाउंट कि वो पे करें और वीज़ा लगवाएं और स्टडीज़ के लिए जाएँ। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कीजिएगा इस हवाले से, जो अच्छी स्कॉलरशिप बाज़ुकात 100%, बाज़ुकात 50%, कुछ परसेंटेज अच्छी ऑफ़र करती है, इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं इसमें बेसिकली ये एक बहुत अच्छी और अलहदा से एक डिबेट है, लेकिन मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगा।
जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं दे आर क्वाइट फेमस इन प्रोवाइडिंग और ऑफरिंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, Okay. जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी वेव हो जाती है. Some of the universities and categories are offering free hostels as well, and they are giving you some incentive yearly as well, right? yes. तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं देयर स्कॉलरशिप प्लान्स आर क्वाइट लिमिटेड और वो बड़ा कैटेगराइज्ड है. जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे कंट्रीज़ आते हैं, दे आर ऑफरिंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप बट दे आर एक्चुअली गवर्नमेंट बेस्ड और कोटा बेस्ड. उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. और लाइक फॉर एग्जांपल इन 2021 आई गेस स्वीडन टुक ओनली 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान Okay. जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे गए हैं. और कुछ ऐसे साकिब, एक और students चीज़ जो अभी आपने बात की, यानी हम मुख्तलिफ एजेंसीज की बात करते हैं, यानी स्टूडेंट लाइफ में हम भी मारे फिरा करते थे और मुख्तलिफ जगहों से हमें डिफरेंट तरीके से बताया जाता था कि भैया ऐसे करोगे तो ऐसा परलोक तो नहीं सुधारोगे लेकिन किसी अच्छी जगह पहुंच जाओगे. पर जी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी एजेंसी के हवाले से बात की जाए तो कहाँ पे आपकी ब्रांचेस हैं, और दूसरी बात ये कि अब क्या लगता है कि क्या तेजी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नौजवान जो हैं जैसे जैसे डिग्रियां ले रहे हैं, नौकरी जॉब्स यहाँ पे कम है तो बाहर का रुझान बड़ा ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि बड़ी तेजी अब आ रही है? और इस हवाले से मजीद क्या कोई आप लोग कुछ कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ शहरों में भी अगर अवेयरनेस दी जाए तो? जी बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आई एम फ्रॉम एडवोए जो कि मैनचेस्टर बेस्ड कंपनी है. वी हैव आवर ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड मोर देन इन 16 कंट्रीज़. और हम लोग एक्चुअली वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस 2004. हमारे जो CEO साहब हैं, ही इज़ सादिक बादशाह, ही इज़ इंडियन मुस्लिम एंड बेस्ड इन मैनचेस्टर. और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए. वी हैव लॉन्च्ड अवर एडवोए कनेक्ट ऐप रिसेंटली इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़. उस ऐप का फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये है कि वी हैव फॉर मोर देन 40,000 आई गेस कोर्सेज इन दैट ऐप, एंड स्टूडेंट्स कैन कंपेयर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज वाया दैट ऐप. और उसमें ये भी चीज़ है कि आपको फ़ी स्ट्रक्चर पता चलता है, आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स का पता चलता है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का पता चलता है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चलता है. तो वी आर वर्किंग क्वाइट हार्ड इन दैट फील्ड टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स जितने भी हम लोग कर सकें. और एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टू अवेयर ऑल ऑफ देम कि आपके पास क्या एक राइट वे होना चाहिए करने के लिए, इंस्टेंट ऑफ कि आपने किसी को देख लिया और किसी ने कोई काम इस तरह का कर लिया, कोई आसान तरीके से बाहर चला गया, खा वो स्कॉलरशिप पे हो, कमाने के लिए हो या किसी भी चीज़ से, तो हमें लगता है कि वही हम भी करेंगे तो हम भी शायद इस तरह से कामयाब हो सकते हैं. ऑल दो साकिब, मैं चाहती हूँ कि आप इसे कंक्लूड करें और देखने वाले स्टूडेंट्स को, वालिदैन को इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे कि अगर आपने ये चीज़ करनी ही है तो आपको किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? एक मैसेज, अ काइंड मैसेज. अ वेरी काइंड मैसेज इज़ अगेन 19th ऑफ अगस्त से हमारे एक्सपो शुरू हो रहे हैं. इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये ज़रूर आप लोगों को इनविटेशन भी दूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, खा वो एजुकेशन के लिए है या किसी भी मकसद के लिए, तो काइंडली आप हमें विज़िट ज़रूर करें. आप इन्फॉर्मेशन लें कि कौन से जो वैलिड और लीगल रास्ते हैं उनको अपनाया जा सकता है टू सेव योर मनी एंड टू सेव योर किड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ख़ास तौर पे जो यूनान का वाक़या उसके बाद से. तो मैं इसको बिल्कुल हाईलाइट करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें विज़िट करें, आप हमारे एक्सपोज में आएँ, वो विल गाइड यू इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच साकिब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और आप सबके लिए, हम के किसी भी इदारे को या कंसल्टेशन के लिए किसी भी एजेंट को अगर आप देख रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी ज़रूर चेक करें और बार चेक करें, क्योंकि ये आपके पैसे जो इतनी कीमती आपने कमाए हैं, इतनी मेहनत से आपने कमाए हैं, उसको ज़ाया मत करें. हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. जस्ट कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सो आज के दिन की मुनासबत से आपको पता है कि पाकिस्तान में हर शहर में शहदाए पुलिस का दिन आज मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ तक़रीब जो है उनका इनकाद किया जा रहा है. फातिहा ख़्वानी के लिए, फूलों की चादर चढ़ाने के लिए फैमिली समेत जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के एहलकार हैं वो पहुँच रहे हैं जगहों पर, और वो मुख्तलिफ जगहों पर चूँकि मौजूद हैं. तो अगर हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की बात करें तो पब्लिक न्यूज़ कवर करने के लिए हसन खालिद जो है ये आज के दिन की मुनासबत से CTO लाहौर के साथ भी वो मौजूद थे, और वहाँ पर इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और शहदा की फैमिलीज़ कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं, इस हवाले से हम हसन से जान लेते हैं. जी हसन, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं?
जिया फ़र्ज की राह में जाम शहादत नोश पाने वाले पुलिस जवान और अफसरान को और उनकी शोधा को खराज तहसीब पेश करने का आज दिन मनाया जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फ़िरोज़ CTO लाहौर ने अब से कुछ देर कबल अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी, फातिहानी की और फूलों की चादर चढ़ाई है। इस मौका पर अहमद मुबीन शहीद की वालदा भी उनके हमरा मौजूद थी। CTO लाहौर मुस्तनसर फ़िरोज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज योम शोहदा मनाया जा रहा है, उस वाले से उनका क्या पैगाम है। ऐसा बताइएगा, लाहौर की तरह पूरे पाकिस्तान में योम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देंगे आज के दिन के मौके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी सीट को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ कि जिस पे कैप्टन सैयद अहमद मुबीन जैसे जर्री और बहादुर कमांडर जो है वो रहे और जिन्होंने इस फ़र्ज़ की तकमील में अपनी जान आफरीन के सपुर्द की। इंशाल्लाह ताला मैं अपने आप से भी और आपसे यह अहद करता हूँ कि मैं इस कुर्बानी का मान रखूँगा इंशाल्लाह ताला और पूरी कोशिश करूँगा कि उनके नक्शे कदम पे चल के इस मिशन की तकमील मुमकिन हो। दूसरी बात यह है कि जैसे आपके इल्म में है कि कुछ अर्सा कबल हमारा मुल्क जो है वो बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में था। 80,000 से ज़ायद लोग हमारे इस दहशतगर्दी में शहीद हुए। पुलिस ने, आर्मी ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने अपनी जान की कुर्बानी दे के मुल्क को दोबारा अमन की तरफ लाया। आज का दिन उस तजदीद अहद का दिन है जिसमें हम शुहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं ताकि उस अजीम कुर्बानी को भी याद रखा जाए और इस एफ़र्ट को भी याद रखा जाए जो इस अमन के असूल के लिए की गई है। और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि हमारी फ़ोर्स का जो हर जवान है वो इस जज्बे से सरशार है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह ताला जो मिशन कैप्टन अहमद मुबीन अधूरा छोड़ के गए हैं उसकी तकमील करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। CTO लाहौर मुस्तनसर फ़िरोज़ हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि आज तजदीद अहद का दिन है और पुलिस के जवानों और अफसरान ने आज इस कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करके कौम के कल को महफूज बनाया है। ठीक है हसन, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। हरमीत, अगर हम बात करें ना कैप्टन मुबीन शहीद की, तो वो वाक़या जो लाहौर में वो हमें आज भी याद है। वैसे मैं पहले भी प्रोग्राम में हरमीत ये कह रही थी कि बात वाकई सच है कि अगर आप ईद पे देखें, त्यौहार पे देखें, तो अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर और कुर्बानी देकर सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन्स जो मौजूद होते हैं और पुलिस थानों में जो आप देखते हैं पुलिस को, और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि चंद एक ऐसे अनासर की वजह से हम पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। तो हम हमेशा आपकी बात दुरुस्त है। जी जी जी, आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम इस्लामाबाद और दीगर इलाकों की पुलिस की बात करें, हम उमूमन देखते हैं कि जैसे जैसे चाहे वो धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, या एक बात जो हमेशा हम अपनी स्क्रीन पर करते रहते हैं वो ये है कि जब ईद का दिन आता है या हम इनको मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं या चर्च के आगे देखते हैं ड्यूटी देते हैं या गुरुद्वारों के आगे सामने देखते हैं, तो एक ही फ़र्ज़ हमारा भी है कि कहीं ना कहीं जो ईद की छपी है ना, जो सबसे हम मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, विसाखी की देते हैं, तो एक छपी इनके नाम भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अपनी फैमिली से दूर है। वो दिन है सिर्फ और सिर्फ आपकी नमाज के खातिर वो अपनी नमाज कुर्बान कर रहे हैं क्योंकि वो ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी जानों की हिफाजत पर वो मामूर है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि जहाँ पे भी हो, और बेदरीग कुर्बानियाँ चाहे आपने देखी हों, पंजाब की पुलिस की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, फिर गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें, एक माजी में बहुत सारे नौजवान वहाँ पे भी शहीद हुए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा तो भरा हुआ, उसकी तारीख भरी हुई है शहीदों से। सो बेपनाह कुर्बानियाँ हैं और कुर्बानियाँ इसलिए हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो अवाम है मुल्क की, वो हिफाजत में रहे, चाहे हमारी जाने क्यों न जाए। और आपके लिए भी एक पैगाम गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से कि आप भी जहाँ पर पुलिस को, ट्रैफिक वार्डन्स को रोड पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हुआ देखते हैं, ट्राई टू बिहेव प्रॉपरली, उनसे बड़ा अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके बिहेव करें, क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे होते हैं और आप भी एक अगर ज़िम्मेदार शहरी हैं तो आपका भी बनता है कि बाअखलाक तरीके से आप उनसे पेश आएँ। अच्छा सुहाम, जो बात कर रहे थे पुलिस के हवाले से, तो ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, सवात के इलाके की बात की जाए, और हरमीता बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ख़ास तौर पे हम सवात की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमने देखा है कि ज़्यादातर इन्हें हमेशा दहशत गर्दी का सामना रहा है। और अमन व अमान की सूरत हाल को कायम व दायम रखने के लिए हम जहाँ मुसल्लह अफ़वाज की खिदमत की बात करते हैं, उनकी कुर्बानियों की बात करते हैं, वहाँ पर पुलिस, एलीट, पीरू, ये तमाम फोर्सेस जो हम वक्त तैयार रहती हैं, इनको भी खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करने का दिन आज है। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से हम इन तमाम शहदा को, उनके ख़ानदानों को, माओ को, बहनों को सलाम पेश करते हैं। और इसी पैगाम के साथ कि आपसे मैंने पहले भी कहा है हरमीत कि हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपना भी किरदार अदा करना चाहिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं और सड़क पर वो ट्रैफिक वार्डन्स हो या पुलिस हो, हरमीत हमें उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अखलाक से और बड़े एटिकेट से उनके साथ पेश आना चाहिए, और ये भी एक हमारा फ़र्ज़ जो हम पूरा नहीं करते।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सुहा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसी हम गिला शिकवा भी बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये सवाल खुद से नहीं किया कि क्या हमारा जो बिहेव है, हमारा जो रवैया है, क्या वो दुरुस्त है। तो इस पर भी सोचना चाहिए। और आपने दुरुस्त फरमाया कि जहाँ पे भी आप गुजरते हैं, जब आपको हो सकता है तो आप पोलाइटली बात करें, आपको हो सकता है पोलाइटली जवाब मिले, लेकिन और आज का जो दिन है ख़ास दिन है, और बहुत सारे लोग जो दफातर से निकलते हैं और आसपास हम देखते हैं हमारे यहाँ इर्द गिर्द जितने भी पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं, तो यकीनन आप जाके अगर कोई स्माइल से बात भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुशी जो है वो उनके लिए काफ़ी होती है। और फिर अगर बात की जाए केपी या दीगर इलाकों के हवाले से, तो यकीनन आज का दिन जो है एक बहुत बड़ा दिन भी है। तो दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि आज भी उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो ख़ानदान हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बेवाएँ हैं, वो जिस तकलीफ जिस कर्ब से गुजर रही हैं, तो कम से कम आज उनको भी अगर हमारे आसपास ऐसे जानने वाले लोग हैं तो हमें उनके पास उनसे जाकर ज़रूर मिलना चाहिए। और हरमीत, आपका ये पैगाम जो है उसको मैं सेकंड करना चाहती हूँ कि आज आप किसी भी ट्रैफिक वार्डन को, पुलिस एहलकार को देखें तो एक अच्छी सी मुस्कुराहट उन्हें एहसास ज़रूर करें। हो सकता है इससे उनका दिन अच्छा हो जाए और उनको सलाम पेश करने का ये बेहतरीन तरीका है। तो जनाब, इसी पैगाम के साथ आपसे लेंगे अब इजाज़त। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपसे अब सोमवार को मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।